हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज मैं इंडियन इको का सेकंड चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है हमारी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप कंट्री हो। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम ये सीखते हैं हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिवली इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किस तरीके से उनको पॉवर्टी से निकाल सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सेट अ गोल ऑफ टारगेट। मतलब हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट काइंड्स के जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। A set of program and policies to achieve those target within the specified period। और एक समय अवधि रखते हैं हम किस समय में हम कौन सा गोल अचीव करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने क्या गोल रखा था कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग है कि 2025 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को कहाँ देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की मदद से हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल को और इफेक्टिवली रन कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें पूंजीपतियों की चलती है। फॉर एग्जांपल जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बिजनेस पर्सनालिटीज होते हैं, उनकी काफ़ी चलती है। और किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, कैपिटल्स इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, प्रॉफिट पे, ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया जाता है। कैपिटल इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। मतलब किसी इंडिविजुअल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है एंड दे आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। वो खुद से इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए आज़ाद होते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना उनका मोस्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी यूरोप में, यूएसए में। आपको कौन सी इकोनॉमी देखने को मिलेगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मिलेगी। इसी वजह से वहाँ पे बहुत मल्टी बिलियनियर लोग रहते हैं, बहुत सी आपको मल्टीनेशनल कंपनीज भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, डिफाइन सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। और आपको ये पता होना चाहिए था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की जड़ें कहाँ पर दिखाई देती हैं। तो देखने को मिलता है यूएसएसआर। ठीक है, जो आपका सोवियत संघ है, उसकी जड़ें कहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको, सोशलिज्म तक। ठीक है, तो सोशलिज्म सबसे पहले आपका जो देखने को मिला वो यूएसएसआर में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Socialist economy is an economy in which means of production are collectively owned by the society as a whole। और ये भी देखा जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में समाज के सभी लोगों को एक समान तरीके से उठाने की कोशिश की जाती है और उनमें भेदभाव नहीं किया जाता। और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पर किया जाता है, वो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी आती है। ठीक है, और कैपिटलिज्म से ये काफ़ी डिफरेंट भी होती है। और सारे के सारे रिसोर्सेज को कौन ऑन करता है, सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑन करती है गवर्नमेंट। ठीक है, सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के पास होती है, क्या प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, कितनी इंसेंटिव मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, किस तरीके से लैंड एक्वायर किया जाएगा, सारे के सारे प्रोसेस को कौन देखता है, वहाँ पे गवर्नमेंट देखती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो मेजर फोकस होता है वो समाजवाद पर होता है। समाज के सभी लोगों को एक साथ लेके चलना है और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देना है रिसोर्सेज का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, डिफाइंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के गुण पाए जाएं, उसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हो। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल इंडिया निकल के आता है। हम किसको अपनाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाते हैं। सोशलिज्म को भी थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा कैपिटलिज्म को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, so mixed economy is an economy in which there is a private as well as public ownership of means of production। मतलब प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक ओनरशिप भी हो, उसको आप क्या बोलते हो, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हो। ठीक है, जैसा कि हमारे देश में होता है, प्राइवेट कंपनी भी बहुत ज़्यादा है, एमएनसीज भी बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करती है उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बिल्कुल कम है। इसी वजह से जो सरकार होती है सभी लोगों पर ध्यान रख सके, सभी लोगों के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन रख सके, इसी वजह से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। However, there are government control as well as regulations with a view to maximize
मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर को भी हम इसलिए प्रमोट करते हैं कि जनसंख्या बड़ी है और लोगों में इकोनॉमिक सिचुएशंस भी अलग अलग हैं। इसी वजह से सोशल वेलफेयर भी इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है और कैपिटलिस्ट भी। इनके बीच में जनरल डिफरेंस पूछ लेता है, और कोई इंडिविजुअल भी आपसे 2 नंबर में पूछी जा सकती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जानी एग्जाम से पहले। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। देखो, मॉडर्नाइजेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस करते हो, इट्स मीन्स आप अपनी इकोनॉमिक साइकिल को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, और साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, तो आपको अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ क्या करना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी या फिर पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी ताकि वो आपके साथ उन टेक्नोलॉजी को शेयर कर सके। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। इसी वजह से इंडिया को भी या फिर कोई भी कंट्री हो कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की, उसको मॉडर्नाइजेशन को अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट के साधन भी बढ़ते दिखाई देते हैं और पॉवर्टी रिड्यूस होती हुई दिखाई यहाँ पर देती है। तो मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, इसलिए इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग, मतलब इंडिया जैसी कंट्री ने प्लानिंग को क्यों अपनाया। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए किस तरीके से बचा के रखेंगे। तो प्लानिंग हर जगह काम आती है, और प्लानिंग इसलिए भी काम आती है कि किस तरीके से आपकी वर्कफोर्स है वो काम करेगी। ठीक है, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा टर्म होता है प्लानिंग। तो इंडिया ने इसको क्यों अपनाया, हम जानते हैं। अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज नीडेड इन इंडियन इकोनॉमी टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हम जानते हैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं। तो बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न बनाने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता वहाँ पर थी। ठीक है, Indian economy at the time of independence was not only backward but stagnant as well। हम backward ही नहीं थे, उसके साथ साथ stagnant भी थे, मतलब रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी, स्थिर अर्थव्यवस्था थी। इसी वजह से हमें अपनी इकोनॉमी की पेस को बढ़ाना था, आगे जाना था हमें। इसी वजह से प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इट वॉज बैकवर्ड एज वेल एज फॉर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, उसको भी बूस्ट करना था, और प्रति व्यक्ति आय जो है लोगों की वो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एंड इट वॉज स्टेगनेंट एज द जीडीपी ग्रोथ वर एक्सट्रीमली लो। और जो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम थी, उसको भी बूस्ट करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। सच एन इकोनॉमी को नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज, और ऐसी इकोनॉमी को मार्केट के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। इसी वजह से हमने प्लानिंग को अपनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ने प्लानिंग को क्यों ऑप्ट किया और क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंट्री की प्लानिंग के थ्रू। गॉट इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, वाई वॉज इट नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है कि इंडिया जैसी कंट्री को क्यों सेल्फ रिलायंस बनने की ज़रूरत है और अपने प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को और शार्पली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है। अगर हमारी डिपेंडेंस किसी कंट्री के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बैड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, हमारी पॉपुलेशन पे देखने को मिलेंगे और हमारी ग्रोथ पे देखने को मिलेंगे। इसी वजह से हमें सेल्फ रिलायंस होने की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई देती है। सेल्फ रिलायंस मीन्स reliance on domestically available resources for the growth and development of the economy। कहने का मतलब है कि अपने खुद के जो लोकल मार्केट है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड रहिए, उनको उठाने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इट्स मीन्स नॉन रिलायंस ऑन foreign investment and foreign aid। It was considered essential to minimize dependence on foreign investments and is often lead to political interference by the donor countries। कहने का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लीजिए, फॉरेन एड भी लीजिए, बट उनके ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी जो खुद की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी वजह से क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है फॉरेन एड को, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, खुद को
आत्मनिर्भर बनाना है, खुद को आगे लेके जाना है, ठीक है। अब रिसीवर नहीं बनना है, एक तरीके से आपको डोनर बनना है, आपको दूसरों को देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एड इज ऑफन ट्राइड टू बी द प्रोजेक्ट एंड पॉलिसीज आर डिटेक्टेड बाय द डोनर कंट्रीज। अब जनरली देखने को मिलता है जो एड है, एड काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, फॉर एग्जांपल कोई पुअर कंट्री है या फिर बैकवर्ड कंट्री है, उसको एड देंगे तो वो क्या करेगी, फ्लरिश करती चली जाएगी। बट इन द केस ऑफ इंडिया ये देखने को मिलता है, आपकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, अगर आप इनके ऊपर स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे, इनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी आगे जाएगी और आपको किसी भी एड की इतनी इम्पोर्टेंट नीड नहीं रह जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एड फ्रॉम यूएस वुड जनरली मीन्स दैट वी बाय आवर डिफेंस इक्विपमेंट ओनली फ्रॉम यूएस इवन बट वी गेट अ बेटर डील फ्रॉम द कंट्रीज हैंस द फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाएं, आपके लिए पूरा वर्ल्ड है, सभी देशों के लिए आपके दरवाजे खुले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूएस के साथ ही ट्रेड करें, आपको चाइना के साथ भी करना चाहिए, रशिया के साथ भी करना चाहिए, जापान के साथ भी करना चाहिए, इसराइल के साथ भी करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन सब के साथ आपको व्यापार करना चाहिए और अपने आप को आगे ले जाने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको आगे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी इज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें भी जनरली हम प्लानिंग, इक्विटी और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रेफरेंस देनी है, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग एंड इक्विटी उनको अचीव करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ के चलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ वुड बिकेम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज if the benefit of accrued to only a handful people in the society। कहने का मतलब ये है जीडीपी बढ़ रही है और लोगों के बीच में, ठीक है, जीडीपी आपकी बढ़ रही है लेकिन जो लोगों के बीच में जो गरीबी और अमीरी का जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसी जीडीपी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये है आपके यहाँ जॉब्स बढ़ रही हैं, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, सारे के सारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन सोसाइटी का आगे जा रहा है, बाकी सेक्शन पिछड़ते जा रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि पूरी की पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो आगे आएँ, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हों, चाहे वो वीमेंस हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, कोई भी हो, सभी को प्रॉपर अमाउंट में आगे की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कोई एक सेक्टर आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी so that the distribution of income as equitable. Equity in the terms of equitable distribution of income implies social justice and the economic growth must be combined with social justice। कहने का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को अपनी बात रखने का और इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, तभी एक आप ट्रू प्लानिंग ऑब्जेक्टिव कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई प्लानिंग इन इंडिया फोकसिंग नॉट मेरली इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी वजह से हम ज़्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ पे भी और सोशल जस्टिस पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से सभी लोगों को साथ लेकर चलना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान से लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में अपीयर होने से पहले इनको जरूर एक बार इनसे गो थ्रू आपको होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और उससे पहले इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन करें, आप अपडेटेड रहेंगे हमेशा। थैंक यू।